नमस्कार। वीडियो की संग में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 जो एलटी ग्रेड है उसमें देखेंगे इसका जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी हल प्रश्न पत्र अध्यायवार जो पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं, तथ्यात्मक नोट्स इसमें दिया गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 30 नंबर जो होगा आपका जीएस का होगा यानी जनरल स्टडीज का होगा। 120 प्रश्न जो होंगे आपके सब्जेक्ट होंगे। तो इसके सिलेबस को पूर्व के लेक्चर में हमने देख चुके हैं, लेकिन इसके सिलेबस को संक्षेप में आप भी समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला की परीक्षा योजना प्रथम चरण यानी पीटी एग्जाम देखें, जिसमें समान अध्ययन और वैकल्पिक मुख्य विषय भी शामिल होगा यानी जीएस 30 नंबर का, और जो सब्जेक्ट होगा जिस सब्जेक्ट से आप बैठेंगे, जिससे आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उससे 120 प्रश्न होंगे। ईपीटी के लिए जो स्ट्रक्चर है इसका परीक्षा योजना देखें तो सामान्य परीक्षा जो होगी वस्तु परक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। प्रश्न पत्र एक है, प्रश्नों की संख्या 150, सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे, तब प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय की 120 प्रश्न, कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। कुल अंक 300 यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समयावधि 2 घंटे के लिए होगी। इसमें नोट्स इसका देखते हैं तो उपयुक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परक में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा एवं परंपरागत रिटेन एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान पुरुष महिला शाखा पद हेतु मुख्य विषय में 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र विषय सम्मिलित होंगे एवं प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करना होगा। 2 खंड का मतलब 120 प्रश्न होंगे, 30 तो जीएससी रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें द्वितीय चरण यानी जो मेंस एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा एक वैकल्पिक यानी मुख्य विषय की ही होगी। और इसमें देखें परीक्षा योजना क्या क्या है। प्रश्न पत्र एक है, प्रश्नों की संख्या इसमें 20 रहेगी। जैसा कि अपर एग्जाम्स जो अपर एग्जाम होता है इसका लोक सेवा आयोग द्वारा जो आयोजित किया जाता है, प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन जो परीक्षा आयोजित कराता है लोक सेवा आयोग, उसमें मुख्य परीक्षा में यही प्रावधान होता है कि प्रश्नों की संख्या वो 20 देता है, जिसमें 10 + 10 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें 10 जो लघु उत्तरी और 10 दीर्घ उत्तरी होते हैं। आगे इसको हम देखेंगे। कुल समयावधि इसमें कुल अंक जो 200 का होगा। प्रथम 10 जो होगा वो 80 नंबर का यानी प्रत्येक 8 नंबर का होगा, और द्वितीय जो दीर्घ उत्तरी होगा वो 120 नंबर का यानी प्रत्येक जो होगा 12 नंबर का होगा। समयावधि इसमें 3 घंटे का होगा। इसमें भी नोट्स है उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक यानी मुख्य विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों में विभाजन निर्मित होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की संख्या खंडवार निम्नलिखित होगी। खंड अ के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 नंबर का होगा। 80 नंबर का हमने देखा, 80 नंबर का है। खंड ब यानी सेक्शन बी के अंतर्गत भी 10 प्रश्न होंगे, ये दीर्घ उत्तरी होंगे, जिनके उत्तरों की शब्द सीमा 200 शब्दों की होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा यानी 120 नंबर का होगा। और मेंस जो है रिटेन है, और रिटेन में हम जानते हैं कि पर मिनट यानी 1 मिनट यानी 60 सेकंड में यदि आप 25 वर्ड या उससे ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं तो मेंस में आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंस जो है वो फैक्ट नॉलेज का परख नहीं करता, बल्कि आपने रिटेन पार्ट का यानी आपकी लिखित एलिजिबिलिटी का ही वह योग्यता का परीक्षण होता है इसमें रिटेन में। तो आप पर मिनट 60 वर्ड लिखने की एलिजिबिलिटी उससे ज़्यादा रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, यानी अभ्यास से होगा। तो आपको अभ्यास इसके लिए करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें जो अनुक्रमणिका है इसके अंतर्गत क्या दिया गया है, हालांकि इस सारे सिलेबस में निहित हैं। इसमें भारतीय संविधान है, प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास पर इस चैनल पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड किए जा रहे हैं वर्तमान में, अपर पीटी से संबंधित, आर मेंस में जो 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव हैं उससे संबंधित, इसके बाद एलटी ग्रेड से संबंधित जो सिलेबस में दिया गया है, इसके बाद पेट संबंधित जो इतिहास संबंधी है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर देखते रहें। मध्यकालीन इतिहास पर यह आपका है आधुनिक भारत के इतिहास, यानी इतिहास के तीनों पार्ट को यहाँ पर कवर करती है। इसके बाद भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, उत्तर प्रदेश है, अंगणित है और अध्ययन सामान्य ज्ञान यानी करंट इसमें शामिल है। इसमें एलटी ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आयोग द्वारा दिया गया उसमें सिलेबस को इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी इसमें है। इस बार चर्चा पूर्व लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको एक बार देख लें। इसमें जीएस के जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके सिलेबस को देखें तो यहाँ सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस यहाँ है, यानी सिलेबस आप जनरल स्टडीज देखें तो भारत का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर यह टॉपिक है।
भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। इसके बाद तीसरी टॉपिक भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे शामिल होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ये चौथी टॉपिक इसकी है। इसके बाद इसमें देखें तो यह है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स होगा। इसके बाद भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, सामान्य विज्ञान जिसमें इसके विज्ञान के तीनों पार्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा। और इसके बाद प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर के इसमें पूछे जाएंगे। 8 टॉपिक इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं LT ग्रेड के सिलेबस में। तो चलिए समसामयिक घटना चक्र की जो पहली टॉपिक इसमें दिया गया भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस इसका शुरू करते हैं। LT ग्रेड के लिए जो 30 प्रश्न है जो GS के हैं, भारतीय संविधान से शुरू करते हैं। इसमें पूर्व परीक्षा प्रश्न यानी PYQ के साथ साथ इसमें जो है इसके तथ्यात्मक नोट्स वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसके पूर्व परीक्षा यानी PYQ समझते हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो भारतीय संविधान की समान विशेषताएं इसमें देखते हैं क्या है। इस पर जो प्रश्न बनाया गया उसको देख लेते हैं। यह प्रश्न है भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, सही है। में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, यह भी सही है। एक लोकतांत्रिक समाज है और समाजवाद से बधा हुआ है। यानी इसमें पूछ रहा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं कि B यानी 1, 2 और 4 सही है और एक लोकतांत्रिक समाज है, यह जो है इसमें सही नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इसमें जो दिया गया है भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी भारत क्या एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, प्रतिनिधिक लोकतंत्र तथा समाजवाद से बधा हुआ है, अतः विकल्प B है। लेकिन यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था भारतीय संविधान नहीं है। यानी भारत एक क्या है लोकतांत्रिक गणराज्य है, में एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, समाजवाद से बधा हुआ है, लेकिन एक लोकतांत्रिक समाज यह गुण जो भारतीय संविधान में नहीं निहित है। तो ये जो क्वेश्चन है देखें UPPSC GIC एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न था। यह बातें कहाँ से ली गई हैं? तो ये प्रिम्बल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान को उद्देश्य का अथवा प्रस्तावना से बातें निहित हैं। प्रस्तावना थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो देखें, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो शुरुआत होती है वो हम भारत के लोक से शुरू होती है, अर्थात भारत का संविधान जो है भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग से शुक्ल सप्तम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात है, 2 तरह की समानता की बात कही गई है। तो ये भारतीय संविधान की जो है आत्मा है, जो भारतीय संविधान का जो बेस है वो प्रिम्बल ऑफ इंडिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। और प्रस्तावना देखें तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया 19 संविधान को उद्देश्य का शामिल किया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यथा संशोधित उद्देशिका में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन जोड़े गए थे? तो इसमें पहला समाजवादी शब्द जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दूसरा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तीसरा राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। और इस पर प्रस्तावना संबंधित कई वाद रहे हैं, जिसमें सबसे फेमस वाद देखें तो केशवानंद भारतीवाद रहा 1973 का। इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से यह था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका यानी संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया, तब प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक या नेगेटिव संशोधन यानी नेगेटिव अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अस्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती जिससे मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। चलिए ज्यादा विस्तार इसको नहीं करते हैं, से लौटते हैं दूसरे क्वेश्चन PYQ का। इसमें देखें तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, यह देखें भी उसी से संबंधित है। यानी PSC GIC 2008 में पूछा गया प्रश्न यह है। इसका आंसर C है, यानी अर्ध संघात्मक है। यानी भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्ध संघात्मक कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली एक अर्ध संघात्मक पद्धति है, इसलिए किस व्हीलर ने भी कहा भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान न तो बहुत कठोर है और न ही बहुत लचीला है, यह मध्यम मार्ग यानी बीच का है।
और यहाँ पर संसदीय जो व्यवस्था है वो, और दोनों स्थितियों में हमने विस्तार से चर्चा कर लिया। चैनल पर आप जाकर उसको सर्च करके लेक्चर को देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी जो लचीलापन भी है और कठोरता भी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं में है। क्योंकि भारतीय संविधान में देखें तो जो व्यवस्था दी गई है वह संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने का भी प्रावधान किया गया है, जबकि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा भी संघ सूची, राज्य सूची, असमर्थित सूची, अवशिष्ट सूची के माध्यम से किया गया है। तो यह भारतीय राजनीतिक प्रणाली जो है वो अर्धसंघात्मक है, और केसी व्हीलर ने भी भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। तो इस पर ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, था ज़्यादा ये डिटेल हो जाएगा। तीसरा देखते हैं तो यह है निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र का सही विशेषता नहीं है। ये भी उसी में पूछा गया, नहीं बल्कि यह 12 में पूछा गया, यूपी PSC GIC एग्जाम 2012 में पूछा गया प्रश्न। इसमें सी है शक्तियों का विकेंद्रीकरण विशेषता नहीं है, यानी इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र का सही विशेषता नहीं है। तो इसका सी है शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो होता है उस इसमें सहभागी लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, जो उसकी विशेषता के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पर कि सहभागी लोकतंत्र पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में, यानी जो पारंपरिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की तुलना में नागरिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिक समावेशी रूपों की वकालत करता है। सहभागी लोकतंत्र परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ शक्तियों के विकेंद्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही के प्रति समर्पित होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, क्योंकि सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं, न कि किसी व्यक्ति या संस्था में। अर्थात इस लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। यानी कहने का आशय हुआ कि शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र में नहीं पाया जाता है या उसकी विशेषता में शामिल नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण नहीं होता है, विकेंद्रीकरण होता है। तो शक्तियों का केंद्रीकरण इसकी विशेषता नहीं है। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण इसकी विशेषता में नहीं है। यह विकेंद्रीकरण होता तो ये विशेषता हो जाता। शक्तियों का विकेंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता में शामिल है, केंद्रीकरण नहीं है। PYQ देखने के साथ इसमें तथ्यात्मक नोट्स को भी शामिल करते चलते हैं। तो भारतीय संविधान की सामान्य विशेषताओं को यहाँ पर देख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। गणराज्य से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से जहाँ राज्य देश के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा प्राप्त होता है, न कि आनुवंशिकता के आधार पर। भारत का जो सर्वोच्च पद है, भारत का राष्ट्रपति, वो भी निर्वाचित होता है, न कि आनुवंशिक रूप से होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार या एक ही समाज से या एक ही व्यक्ति से नहीं, बल्कि भारत का कोई भी नागरिक जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित होकर सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। और भारत 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करके भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था, जबकि भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही प्राप्त हो चुकी थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, हमने ऊपर ही समझ लिया था इसको। इसके बाद देखें सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से जहाँ जाति, मत यानी क्रीड, लिंग, जन्मस्थान, धर्म या भाषा आदि में से किसी के भी अधिकार पर किसी के साथ भेदभाव न किया जाता। समाज में सभी को समान स्थान अवसर प्राप्त हो। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से जहां सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान का, चुनाव लड़ने का तथा सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार हो। ये राजनीतिक न्याय के अंतर्गत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? विचार की यानी आइडिया की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो शुरुआत होता है हम भारत के लोग, यानी जो भारत की संविधान है वो भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। भारत में पूर्ण वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई भी भारतीय नागरिक जो है वह मताधिकार वोटिंग कर सकता है। भारतीय संविधान शून्य मनीयता लचीलापन था, दुष्म मनीयता कठोरता का मिश्रण है। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। केसी व्हीलर ने भारत को एक अर्धसंघीय राज्य कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। शक्तियों का केंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, बल्कि विकेंद्रीकरण है। सहभागी लोकतंत्र में शक्तियां जनता में निहित होती हैं। संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं देखें तो 2 सरकारें, केंद्र एवं राज्यों की, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है इसमें। आइवर जेनिक्स के अनुसार भारत एक मजबूत केंद्र वाला संघ राज्य है। ग्रेनविल ऑस्टिन भारत को सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहते हैं।
भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत संविधान है, यानी भारत में व्यक्तियों के अधिकारों का स्रोत क्या है? संविधान है। भारतीय संविधान को क्रियाशील संविधान कहा जाता है। संविधान की सर्वोच्चता संहिता का प्रमुख तत्व है। भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तांतरित हुआ है, यानी भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तांतरित या सिग्नेचर द्वारा किया गया है। चलिए चौथा PYQ देखते हैं, 3 हमने देख लिया था। भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? ये देखें तो 2015 UPSC GIC एग्जाम, ये 15 सितंबर 2018 को पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है, भारतीय संघीय प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन से सही, यानी सही इसमें बताना है। शक्तियों का बंटवारा होता है, सही है, क्योंकि देखें 7वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, असमूर्त सूची दी गई है। संघ सूची में जो है कुल मिलाकर वर्तमान में देखें तो 100 विषय हैं और लागू होते में 97 विषय थे संघ सूची में। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, लागू हुआ तो 66 विषय थे। समवर्ती सूची देखें तो इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, जब लागू किया गया तो 47 विषय थे। और इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो शक्तियों का बंटवारा सही है। शक्तियों का देखें पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण एक गलत है, क्योंकि बंटवारा हो गया तो पृथक्करण कहाँ से होगा? शक्तियों का पृथक्करण नहीं है। इसके बाद देखें स्वतंत्र न्यायपालिका सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री नेतृत्व जरूर करते हैं, लेकिन जो नेतृत्व जो यानी वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति होते हैं भारत के। और लिखित संविधान है, ये सही है, यानी इसमें सही होने का मतलब क्या हो गया? 1 है, 3 है, 5, यानी डी इसका आंसर सही है। चलिए इसमें इसकी व्याख्या को भी समझ लेते हैं, देखते हैं। या आपका इसमें देखें तो परिसंघीय सिद्धांत के अंतर्गत संघ और राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है, और ये विभाजन ऐसी रीति से किया जाता है जिससे प्रत्येक अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र हो और साथ ही साथ एक दूसरे के सहयोगी भी हों, न कि एक दूसरे के विरोधी। संघात्मक शासन की उनकी विशेषताएं होती हैं। इसमें देखें पहला इसमें है 2 सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य में। शक्तियों का बंटवारा होता है, न कि पृथक्करण होता है। संविधान की सर्वोच्चता होती है, लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह है। इसके बाद 5वां देख सकते हैं, 5वां PYQ, इसमें भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो यह DPSP यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति तत्व में लिए गए हैं। इस चैनल पर इस पर जो महत्वपूर्ण लेक्चर बना के अपलोड किए जा चुके हैं इससे संबंधित, तो आप इस चैनल पर सर्च कर जाकर सारी जानकारी देख सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो DPSP राज्य के नीति तत्व ये भारतीय संविधान में जो अडॉप्ट किए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निषेध तत्व से राज्यों के कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्यों का कर्तव्य है कि इनको जो है राज्य के निषेध तत्व को लागू करे नागरिकों के हित में। और जबकि हमने देखा जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान यानी विश्व के संविधान से लिए गए हैं। और इन दोनों में अंतर हमने समझते समय इस पर ध्यान दिया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भारतीय नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, यानी जो भी भारत का नागरिक होगा स्वतः प्राप्त हो जाएगा। मौलिक अधिकार अंतर्गत 5 अधिकारों को हमने देखा था केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, शेष जो भारतीयों चाहे विदेशी दोनों को मिलते हैं। तो राज्य के निषेध तत्व वाले जो पार्ट हैं भारत के संविधान के भाग 4 में निहित हैं। संविधान भाग 4 में ये अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 36 से लेकर के जो आपका है 51 तक जो है ये संविधान के भाग में निहित किए गए हैं। और जो भाग 3 है उसमें जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और संविधान के में अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक जो है, बल्कि 35 तक जो है वो आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो यह राज्यों का कर्तव्य है, जब तक नीति निषेध तत्व राज्य कानून नहीं बनाएगा तब तक ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं होगा राज्य के निषेध तत्व संबंधित प्रावधान। और जो मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भारतीय संविधान के भाग 4 भारत के संविधान के भाग 4 क में जो है 51 क के तहत जो है इनको मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, जो कि USSR यानी सोवियत संघ रूस के संविधान से इसको अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया, किस पर? राज्य के निषेध तत्व शामिल किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं UPSC GIC आसन पर एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में राज्य की नीति निषेध तत्व में किया गया है। इस संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। राज्य की नीति निषेध तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। छठा प्रश्न भी इसमें देख लेते हैं। तो यह दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं, यानी भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं?
यानी ये यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है, तो यूनियन टेरिटरी वर्तमान में देखें तो 8 हैं। भारत में देखें तो वर्तमान में कुल स्टेट जो हैं, राज्य 28 हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चूंकि दिल्ली एनसीआर को छोड़ दिया जाए तो 7 आपके हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में 8 हैं। तो यहाँ पर उस दौरान के लिए सही था। यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद 2009 में प्रश्न पूछा गया। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो प्रश्नकाल के दौरान भारत में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु जम्मू कश्मीर लद्दाख के गठन तथा 26 जनवरी 2020 में दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव को एक करने के बाद वर्तमान में दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में 7 संघीय क्षेत्र हैं, यानी यूनियन टेरिटरी यूटी हैं। वर्तमान में संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। 7वें प्रश्न को इसमें शामिल करते हैं। तो किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है? तो इसका आंसर देखें, ए है। ए मतलब मॉरिस जोन्स ने कहा था। ये का पूछा गया यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति एग्जाम 2012 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन इसका है कि मॉरिस जोन्स भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं, आइवर जेनिक्स कहते हैं यह मजबूत केंद्र वाला संघ है, ग्रेनविल ऑस्टिन से सहकारी संघ व्यवस्था मानते हैं भारतीय संघ को। इसमें इसका मेन फैक्ट भी देख लेते हैं, यानी पीवाईक्यू के साथ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इसके मेन फैक्ट को भी देखते हैं। तो इसमें संविधान की कठोरता को भी संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता माना जाता है। भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व हैं। भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति तथा पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने के संसद की शक्ति, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब IAS, IPS इत्यादि, IFS। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संविधान केंद्राभिमुखी संविधान है। भारत में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा है। भारतीय संविधान का अंतिम निर्वचनकर्ता सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संघ राज्य की विधायी शक्ति भारत की संसद में निहित है। संविधान के आदर्शों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किंतु न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोटेड पॉइंट है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान देखें तो कुल मिलाकर 31 मुख्यमंत्री हैं भारत में, क्योंकि 28 राज्यों में तो सीएम रहेंगे ही, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 में जो है वो विधानसभा की व्यवस्था है। अभी न्यू व्यवस्था जम्मू कश्मीर में की गई, 2 में पहले स्थित दिल्ली और पुडुचेरी में। तो 3 सीएम जो है केंद्र शासित प्रदेश में भी हैं, दिल्ली में है, पुडुचेरी में और जम्मू कश्मीर में हैं। कुल 31 सीएम वर्तमान में हैं भारत में। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत में संघ यानी केंद्र की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि शामिल होते हैं। कार्यपालिका का व्यवस्थापका के प्रति उत्तरदायित्व होना संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में से एक है। भारत की शासन प्रणाली संसदीय, जिसे कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहा जाता है। एकल कार्यपालिका अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। एकल कार्यपालिका जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है, जो कि अमेरिका में है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली को गैर उत्तरदायित्व शासन प्रणाली भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की वरीयता देते हुए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। निश्चित कार्यकाल, एकल सदस्यता, एकल कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है, जो कि अमेरिका में, भारत में नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी कार्यपालिका तथा शक्तियों का अस्पष्ट पृथक्करण संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताओं में शामिल है।